Hello friends, this is CA Nikita Somani. So today we'll be solving CA Inter, है ना? RTP November 2020 रिलीज़ हुआ है ना? So we are going to solve one by one every questions from the RTP. In this video, I'll be solving first two questions from your RTP, okay? The video will be very bulky if I make all the questions in one video. So I'll be solving two, three questions in every video, so that if you want to skip any question which you have already solved or which you are in not requirement कि मुझे नहीं करना है इसको solve, this is okay with me, then you can do that as well, okay? So I am solving the very first question, which is preparation of final statements of the companies. So the question में it has been said that on 31st March 2020, OHM Limited provides you the following ledger balances after preparing its profit and loss account for the year ended 31st March 2020. देखो ये ledger balances दिए हुए हैं, profit and loss account बन चुका है. Before reading the information which has been given in this table, let's first read the information which is given additionally. Following additional information. We'll be reading first this information so that जो भी adjustments है वो पहले solve करने के बाद other information is very easy to put in the table. I mean to put it in the answer. So the first point it says 6,30,000 fully paid equity shares were allotted as consideration for land and building. देखो क्या हुआ होगा, what would be the scenario? कोई लैंड एंड बिल्डिंग होगी, खरीदा होगा, है ना, इस पर्सन से बाय किया होगा, है ना, तो रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, है ना. जनरली क्या करते हैं, जनरली कैश देते हैं, जनरली कैश देते हैं. बट इन्होंने क्या किया, ओम लिमिटेड ने, ओम लिमिटेड एंटिटी है ना, इन लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कैश दे गेव फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स. कितने दिए, 6,30,000. इतने के शेयर्स उन्होंने क्या किए, इस पर्सन को दे दिए जिनसे भी ये खरीदा होगा. तो इसीलिए वो सेंटेंस में क्या बोला है उन्होंने, they have said that fully paid equity shares were allotted in consideration for land and building. कैश के जगह इक्विटी शेयर्स दिए, राइट. तो पहला वाला एडजस्टमेंट इज फर्स्ट रिलेटेड टू व्हाट, शेयर्स. सो लेट्स सी इन द टेबल कि शेयर्स के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी है. क्या इंफॉर्मेशन दी है शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो दैट इज 1 crore and 5 lakh rupees. सो देखते हैं इसका क्या एडजस्टमेंट होगा. आई विल बी राइटिंग इन दिस बॉक्स issued. You have to write like this. शेड्यूल 3 में ऐसा ही बनाया जाता है. आपको क्या करना है, you have to make the balance sheet as per शेड्यूल 3. सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, you have to just put all this information as per शेड्यूल 3. तो शेड्यूल 3 में कैसा लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, issued, subscribed and called up. How do you write then this? कितने शेयर्स है, दीज मेनी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना. अभी हमने एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 1 में पढ़ा, क्या पढ़ा, 6,30,000 शेयर्स जो है इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश, है ना. कैश नहीं दिया, पर क्या दिया, इक्विटी शेयर्स दिया. और किसके लिए दिया, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए दिया. सो कितना लिख देंगे यहां पर, आई विल बी राइटिंग हियर 1 crore 5 lakh rupees. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू असेट्स. देखो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, आई विल मार्क देम. बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, इनमें सब में एडजस्टमेंट है. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर दिस आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months. आई विल बी मार्किंग ट्रेड रिसीवेबल्स एज वेल. उसके बाद अमाउंट ऑफ बैलेंसेस विद बैंक इंक्लूड 27,000
विद अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, तो फिर मैं इसको भी टिक मार्क कर देती हूँ, बैलेंसेस विद द बैंक। एंड द डिपॉजिट्स ऑफ दिस 7,50,000 आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months, ठीक है, उसको मैंने मार्क कर दिया। देन देर इज अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 3 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1,50,000 फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, उसको भी मैं अभी, लोन मुझे कहाँ मिलेगा, लोन मुझे यहाँ पर मिलेगा ना, अनसिक्योर्ड लोन, सो आई विल मार्क दैट ऑल्सो, ठीक है। अभी मैंने जितना भी एडजस्टमेंट था उसको मैंने मार्क कर लिया। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, मुझे अब सारा कुछ बैलेंस शीट में पुट करना है, तो आई विल बी फर्स्ट मेकिंग ऑल द वर्किंग नोट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, देखो जनरल रिजर्व दिया है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है, लॉन्ग टर्म है ये। उसके बाद बट वहां पर एक एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 year, रीपेबल विद इन 1 year, रीपेबल विद इन 1 year। अब विद इन 1 year है तो ये जो 3 lakhs का अमाउंट है ना, दिस 3 lakhs, दिस इज नो मोर अ लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म है, अदर शॉर्ट टर्म, ये तो इसको मैं करंट लाइबिलिटी में पुट करूंगी। दिस इज अ लाइबिलिटी बट ये कहाँ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि क्या है वो, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 year, उसको मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो दैट इज माई करंट लाइबिलिटी। देन उसके बाद हमने देखा लोन्स अनसिक्योर्ड, कुछ तो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, सो वो इंफॉर्मेशन पढ़ के हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। उसके बाद क्या बोला है, सिंपल सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, तो ये क्या हो गए, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल, शेड्यूल 3 में इनको ट्रेड पेएबल बोलेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, रिजर्व्स में, है ना, ऐसा बनता है। आई हैव ऑलरेडी मेड दिस, ओम लिमिटेड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 एज ऑन 31st March 2020। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, देन शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी जो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हुआ है तो इसमें क्या आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसी में इंक्लूड होता है, तो दिस विल गो इन रिजर्व्स। ट्रेड पेएबल करंट लाइबिलिटी, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी करंट लाइबिलिटी में जाएगा, सेइंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इटसेल्फ, ठीक है। अभी ये खत्म हो गया, ऊपर का जो क्रेडिट वाला बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंसेस, ये खत्म हुआ। नाउ डेबिट बैलेंसेस, कॉल्स इन अरियर्स, कहाँ जाएगा ये मेरे शेयर कैपिटल से रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा। कॉल्स इन एरियर्स मतलब लोगों ने इतना पैसा दिया ही नहीं, कितना है वो, 10,500। उसके बाद लैंड इज माई असेट, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स में वी हैव सीन देयर इज सम एडजस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ये क्या है, मेरे करंट एसेट्स है, ओके, दीज आर माई करंट एसेट्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स में देयर इज सम एडजस्टमेंट, नीचे दिया हुआ है। एडवांसेस शॉर्ट टर्म, देयर इज नो एडजस्टमेंट, ये भी मेरा करंट एसेट्स में जाएगा। कैश इन हैंड इज माई करंट एसेट्स, बैलेंसेस विद बैंक इज माई करंट एसेट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स इज माई intangible नॉन करंट एसेट। सारा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट ऑल दिस इन। अभी यहाँ पर आपको दिखता है, प्लीज कंपेयर। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन, ठीक है। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हियर इट इज 42 लाख। कंपेयर करो, देर इज डिफरेंस, दिस डिफरेंस इज ऑन बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो कम हुआ है, बैलेंस शीट में अमाउंट इज 30,75,000 और नीचे कितना दिया था, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 42 lakhs। तो इसका जो भी डिफरेंस रहेगा दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में भी वैसा ही कुछ है, यू कैन सी हियर। ऊपर दिया है 55,125,500, नीचे 73,50,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये रिड्यूस क्यों हुआ है, ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन।
हम कहाँ डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट में, बट पी एंड एल अकाउंट तो ऑलरेडी बन चुका है, तो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट इज टू बी डन विथ पी एंड एल अकाउंट, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर बैलेंस शीट। उसके बाद देखो यहाँ पर फर्नीचर फिक्सचर दिस एंड दिस बैलेंस 5,25,000 एंड नीचे दिया है 656,250, जो भी डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। सो आई पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ से मैंने क्या बोला, रिड्यूस करना है कॉल्स इन एरियर्स। कितना है कॉल्स इन एरियर्स, 10,500। कैलकुलेट एंड पुट द अमाउंट इन द आउटर कॉलम। कितना आएगा वो, इफ यू कैलकुलेट दैट अमाउंट कम्स टू 104,89,500। कैलकुलेट करोगे उसको तो दैट अमाउंट कम्स टू दिस मच। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। Number 2 adjustment. Number 2 adjustment is reserves and surplus. क्या है reserves and surplus? कुछ तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस में, नीचे हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा रिजर्व ही है, तो कितना है वो, जनरल रिजर्व ऊपर क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है 21,84,000। प्लीज लुक इनटू द आरटीपी। आपके पास अगर कॉपी है तो प्लीज लुक देयर, नहीं तो आई विल बी पुटिंग द सेम पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, तो वहां से भी आप उसको ले सकते हो। तो यू कैन लुक फॉर दिस फिगर्स इनटू द आरटीपी। और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 10,50,000। ओके, आउटर में आई राइट डाउन दिस एज 32,34,000। 32,34,000. So this is my reserves and surplus. Look here, general reserve 21,84,000 and my profit and loss account that is 10,50,000. This goes to my reserves. यहाँ पर लिखा है देखो मैंने, और जनरल रिजर्व तो है ही रिजर्व, है ना, that is why. अभी नेक्स्ट मेरा इन्फॉर्मेशन क्या आता है, इक्विटी हो गया, शेयर कैपिटल, उसमें शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। नेक्स्ट वी कम डाउन टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या क्या है मेरी, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस लोन फ्रॉम, ये लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्ग टर्म था, और उसमें से 3 लाख हमने बोला ये अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। नेक्स्ट वहां पे जो लोन्स है अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, उसमें कुछ तो एडजस्टमेंट था। क्या था एडजस्टमेंट, ये है ना, इसमें देयर इज सम एडजस्टमेंट। क्या था, एक बोला उन्होंने है बैंक लोन, एक बोला है अदर रिलेटेड पार्टीज, और दूसरा क्या आएगा फिर अदर्स, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बैंक लोन उन्होंने बोला इट इज ऑफ 3 lakhs, it is of 3 lakhs. Other related parties 1,50,000. तो अभी इस अमाउंट में से ये 3 lakhs और 1,50,000 माइनस कर देंगे तो अदर्स में कितना बचेगा, अदर्स बैलेंसिंग फिगर में बचेगा 8,20,500, राइट। इसको इस तरीके से पुटअप करेंगे इनटू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लेट्स राइट डाउन long term borrowings. लॉन्ग टर्म दो चीजें हैं वहां पे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में क्या है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कितना था वो, इट वॉज 15,75,000। उसमें से है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ना, रीपेएबल विद इन 1 year, 1 साल में पे करना है, विच इज अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। कितना है वो, 3 lakhs। तो मेरा आउटर में कितना जाएगा वो 12,75,000, ठीक है। नेक्स्ट दिस वाज सिक्योर्ड। अभी अनसिक्योर्ड है ना, अनसिक्योर्ड पोर्शन भी हमने देखा, कितना है वो
3 अभी पार्ट्स किए थे ना, बैंक लोन, अदर रिलेटेड पार्टीज एंड अदर्स कितना कितना लिखा था हमने, वो कितना अमाउंट दिया है, 3 लाख, 1,50,000 एंड 500, ये बैलेंसिंग फिगर निकला था। टोटल कितना आउटर में जाएगा, 12,70,500। If you see the magic, it is the same amount, 12,70,500, बस उसको बाइफरकेट कर दिया है तीनों में, बैंक लोन, अदर रिलेटेड पार्टीज एंड अदर्स, ठीक है, बस इसको प्रेजेंट किया है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, बाकी इट इज सेम। सी नाउ दिस इज 15,75,000, ये उतना ही जाएगा लाइबिलिटी में, बट बाइफरकेशन अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें क्या एडजस्टमेंट 3, दिस 3 lakhs की है ना, रीपेएबल विद इन 1 year, राइट। सो वी आर डन विथ अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म, ये देखो ये भी खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बचा है, नेक्स्ट क्या आता है, इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद क्या आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज। और कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, फिर ऊपर जो रीपेएबल विद इन 1 year था 3 lakhs का अमाउंट, दिस 3 lakhs अमाउंट ये है ना, अदर करंट लाइबिलिटीज। देखो करंट लाइबिलिटीज में वो क्रेडिटर्स तो चले जाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या जाएगा, लोन रीपेएबल विद इन 1 year, वो ऊपर था ना, हाउ मच, 3 lakhs। क्रेडिटर्स में, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, दैट इज ट्रेड पेएबल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली उसको हम, ये तो हमारे वर्किंग नोट्स चल रहे, डायरेक्टली हम उसको यहाँ पुट करेंगे, ओके। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ओनली रीपेएबल विद इन 1 year। फिर उसके बाद हमारे कुछ प्रोविजन भी था, वो था ना टैक्सेशन, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारे नोट्स आपको बनाने हैं। देन यू राइट डाउन हियर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, वो कितना है, 12,25,350। पूरा का पूरा मैं यहाँ लिखती हूँ 12,25,350। डन, वी आर डन विथ ऑल द क्रेडिट बैलेंसेस जो भी थे वो खत्म हो गए। अभी वी हैव प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो थे ना लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, उसमें वो एडजस्टमेंट थे ना, तो व्हाट डू वी डू, लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैं डायरेक्टली आउटर में लिख देती हूँ 21 लाख। आपकी बुक में देखो दिस फिगर्स आर ऑलरेडी देयर, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। उसके बाद आई हैव बिल्डिंग्स लेस डेप्रिसिएशन, एंड देन आउटर में एक अमाउंट आएगा, कितना है, 42 लाख। फिर उसके बाद मेरे पास, अगर आप असेट्स में देखोगे तो वहाँ लिखा है 30,75,000, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन 11,25,000। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो दैट कम्स टू 11,25,000। सिमिलरली डू विथ प्लांट एंड मशीनरी लेस depreciation that comes to 73,50,000। उसके बाद ऊपर दिया हुआ है कितना, 55,12,500। so the balancing amount is my depreciation, ठीक है, calculate। next furniture and fittings, कितना है, that comes to
656,250, नीचे एडजस्टमेंट में इतना अमाउंट दिया है, बैलेंस शीट में 525,000. सो बचा हुआ अमाउंट इज माई डेप्रिसिएशन. दिस इज हाउ दिस एडजस्टमेंट इज डन. इसका टोटल मैं यहाँ लिख लेती हूँ 112,125,500. प्लीज रिकैलकुलेट. ये मेरा पूरा असेट्स का टोटल है. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म असेट्स जिसको बोलते हैं ना वो. ये सारी अमाउंट्स 21 लाख, 30 लाख 75,000, 55 लाख 12,500, 5 लाख 25,000. ऑल दिस अमाउंट्स रिटर्न इन बैलेंस शीट. अभी क्या है नेक्स्ट? इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज लिखेंगे. ये कहाँ जाएंगे? मेरे करंट एसेट्स में जाएंगे. इन्वेंटरीज. इन्वेंट्रीज में क्या है? रॉ मटेरियल है. टू राइट दिस इज वेरी टफ, बट लिखना ही है इसमें. द एफर्ट इज ओनली इन राइटिंग, है ना. अब दिखता है आपको, दिस इज नथिंग. सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि सारे लाइन आइटम्स कहाँ जाएंगे और हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस. सी आई एम राइटिंग इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. How much do I write down? 5,25,000 and this 21 lakhs. Outer में 26 lakhs 25,000. This is my inventory. Then next what? 8. I have trade receivables. है ना, debtors. ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या बोला है? ट्रेड रिसीवेबल्स का द अमाउंट इज हाउ मच? 21 लाख. और नीचे एडजस्टमेंट में ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या बोला है? 5,70,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months. देखो 6 महीने हो गए, अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है. प्लीज इनको सेपरेटली दिखाओ कि अभी तक हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में. तो सेपरेटली कैसे दिखाएंगे? राइट डाउन. सिर्फ अलग से थोड़ा लिखना है. कैसे लिखेंगे उसको? डेट्स outstanding for period more than 6 months. कितना है? 525,000. अदर्स कितना आएगा फिर? बैलेंसिंग फिगर. आउटर में तो कितना जाना है? आउटर में तो जाएगा कितना? 21 lakhs. जितना दिया है पूरा ही जाएगा, बट हम लोग सिर्फ सेपरेटली दिखा रहे हैं. बैलेंसिंग फिगर 15. इनका ऐसे कुछ नहीं है. दिस इज नॉट ड्यू फॉर 6 months. ये कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आई हैव रिटन सेपरेटली दिखाया है इसको. शेड्यूल 3 में ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी सेपरेटली शोन, है ना. एडजस्टमेंट में दिया था ये नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, इसलिए सिर्फ अलग से दिखाया है. इफ यू कैन सी दिस अमाउंट 21 lakhs, यही पूरा आउटर में हमने लिखा है अमाउंट. लास्ट में क्या है? लास्ट में 9. आई हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. कैश और कैश एकदम रियलाइज होने वाले कहाँ कहाँ पे है? कैश एट बैंक इंक्लूडिंग, और ये कैश एट बैंक कौन सा है? विथ शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स फॉर पीरियड ऑफ 9 months, है ना. पूरा का पूरा बताएंगे कितना है वो. 25,66,500. और एट विथ अदर्स, मतलब जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है उनके पास कितना पैसा है? 27,000. आउटर में कितना जाएगा? 25,93,500. हैव अ लुक. 25,93,500 से बाइफरकेट क्या किया है? ये जो 27,000 है जो विच आर नॉट विथ अ शेड्यूल्ड बैंक, सिर्फ उसको रिड्यूस किया है. इसको भी तो इंक्लूड किया है. दिस अमाउंट इज बीन इंक्लूडेड ऊपर में ही, ठीक है. लास्ट थिंग आई हैव कैश इन हैंड. वो कितना है? 3,50,000.
15,000. तो मेरा टोटल कितना आ गया 29,08,500. बस अब ये जो फाइनल अमाउंट्स है इनको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस शीट में पुट करना है. I'll write down. शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा आंसर आया था 104,89,500. राइट डाउन. रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2 सीरियल नंबर कितना था 32,34,000 है ना, आंसर में आया था. आई होप कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी लिखा होगा. आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट्स इन राइटिंग डाउन ऑल दिस information notes to account, so you also please write down. अभी यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या बोला था हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. वर्किंग नोट बनाया ना 3rd, वहाँ पर कितना लिखा है 25,45,500. फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज. इट इज सो इजी आफ्टर यू राइट मेक ऑल द नोट्स. उसके बाद हमारे करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे, ट्रेड पेएबल्स, बी अदर करंट लाइबिलिटीज एंड सी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. वो थी ना टैक्स वाली प्रोविजन, वो सारा यहाँ पर लिखेंगे. सो राइट डाउन. और ये था वर्किंग नोट नंबर 4 एंड 5. ट्रेड पेएबल्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे, है ना. 12,25,350. इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 198,94,350. दिस इज द टोटल ऑफ माई लाइबिलिटी साइड्स. अब असेट्स लिखते हैं, है ना. असेट्स ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बी इंटैंजिबल एसेट्स. इंटैंजिबल एसेट्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. इसका हमने वर्किंग नोट बनाया 6, 1, 1, 2, 1, 2, 500 एंड ये डायरेक्टली लिख देंगे. देयर इज नो एडजस्टमेंट इन इंटैंजिबल एसेट्स. देन आई हैव करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में अगेन आई हैव मेनी थिंग्स लाइक इन्वेंट्रीज बनाया ना हमने, वर्किंग नोट बनाया है इसका. बी ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. उसके बाद सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एंड दी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. सब का हमने वर्किंग नोट 7, 8 एंड 9 वर्किंग नोट बनाया ना, वहाँ से बस यहाँ पर फिगर्स को ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पर बस फिगर्स को ट्रांसफ़र करना है. एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली राइट द अमाउंट. ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो दिस कम्स टू दिस मच. ठीक है, शॉर्ट में देखें तो दिस लुक्स लाइक दिस. सारे वर्किंग नोट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं एंड देन वी हैव पुट ऑल द फिगर्स यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं ना. एंड ऑल द हिंट्स हैज बीन ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन इटसेल्फ. देखो हमने यहाँ पर लिख कर रखा था ऑलरेडी, है ना. ट्रेड रिसीवेबल्स ये करंट एसेट्स में जाएगा, एडवांसेस शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स, कैश इन हैंड करंट एसेट्स, बैलेंसेस विद बैंक करंट एसेट्स एंड देन पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स इंटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स. इसको ऐसा का ऐसा हमने पुट कर दिया. ऑल दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन द सेम वे विच इज
गिवन हियर। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31st March 2020 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। के तो बैलेंस शीट इज रेडी नाउ। दिस इज द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। सारी इंफॉर्मेशन को ऐसा लिखा जाता है। ओके, if you wish you can copy this down here if you have not written down this with me, or else I will be providing the PDF of this written thing on my Telegram channel. So the link of the Telegram channel would be provided in the description box, so you can take it from there. Let's move to question number 2. उसके लिए I think you need a little knowledge which I will share it with you right here. Keen to understand that, please listen to it. What happens, there is one company, है ना, इस कंपनी का नाम हम दे देते हैं XYZ. Now this is a new company, है ना, न्यू कंपनी है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है इसका, है ना, इट्स वर्किंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है ना, देयर इज अ गुड ग्रोथ इनटू दिस कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो व्हाट डज दिस कंपनी थिंक, ये कंपनी बोलती है लेट्स ब्रिंग एन IPO ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO क्या होता है, इसको पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, बट अंडरस्टैंड IPO एक ऐसी चीज होती है, फर्स्ट टाइम आपके शेयर्स जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज IPO। जो नॉर्मल पब्लिक है ना, कोई भी, एनीवन, यू मी, है ना, एसबा अकाउंट, डीमैट के थ्रू यू कैन टेक दिस IPO, कोई भी ले सकता है इसको, दिस, है ना, बहुत। IPO में वो QIB वो सब भी होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स ना। क्या होता है ना, ये लोग जब इस IPO को अप्लाई करते हैं, है ना, दे आर अप्लाइंग दिस IPO, तब क्या होता है, दे पे एप्लीकेशन मनी, है ना, दे पे एप्लीकेशन मनी। अब ये जरूरी है क्या कि इन सारी पब्लिक जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई किया है, इनको वो मिले? नो, है ना, सब लोगों ने, इसने एवरी पर्सन हैज अप्लाइड फॉर दिस IPO, बट क्या हुआ, दिस 3 पीपल दे डिडंट गेट द शेयर, बट एप्लीकेशन मनी तो इन्होंने पे कर दिया, इनको शेयर्स नहीं मिले इन कंपनी के। ओके, नाउ ये क्या करते हैं, बाकी सबको, बाकी के जो इतने लोग हैं, इनको शेयर्स मिल गए, दे गॉट द शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बाय XYZ। XYZ ने जब अलॉटमेंट किया शेयर्स का, तो सारे लोगों को दिया, इनको क्या हुआ, नॉट अलॉटेड। तो ये 3 लोग क्या बोलेंगे फिर, ये 3 लोग क्या बोलेंगे, हमको हमारे पैसे वापस दो, पैसे वापस करो। XYZ कुछ बोल सकती है क्या, नहीं देंगे हम, देना पड़ेगा, पैसे इनके वापस देना पड़ेगा, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट नहीं हुआ, प्लीज गिव बैक द मनी। तो इसको मैं मेरा शेयर कैपिटल समझूंगी क्या, दिस इज नॉट माई शेयर कैपिटल, ये मेरा शेयर कैपिटल माना नहीं जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रांगली यू शुड नो इनटू दिस क्वेश्चन। सेकेंडली, जब ये कंपनी जो है XYZ न्यू कंपनी है, assume that this is a manufacturing कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी मशीन्स लगती होगी, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, है ना, फर्नीचर, ये सारे असेट्स लगते होंगे। सपोज से ये मशीनरी खरीदी 1 लाख में, लैंड खरीदा 5 लाख में, है ना, बिल्डिंग है आपकी 2 लाख की, फर्नीचर है सम 50,000 रुपीज का। ये क्या है, आपके सारे असेट्स है ना। व्हाट डू यू डू, इसको आप सेल करते हैं क्या, जल्दी नहीं करते सेल। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, जब तक ये असेट्स जो भी आपके असेट्स है
बराबर से काम कर रहे हैं, यू डोंट टेंड टू सेल ऑफ दिस असेट। पर क्या होता है अगर वहां पर कुछ मर्जर होता है ना, मर्जर होता है और वहां पर कोई नया पार्टनर आ रहा है ना, कोई नया पार्टनर आ रहा है, मर्जर हो रहा है, डी मर्जर हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करते हो, वैल्यूएशन करते हो। वैल्यूएशन उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अभी देखो रीवैल्यूएशन कैसा होता है ना, मशीन इज ऑफ रुपीज 1 लाख, दिस बिकेम 1,50,000 लाख का, दिस हैज बिकम 7 लाख। बिल्डिंग कितना था, लैंड था 5 लाख, इट हैज बिकम 7 लाख। देन बिल्डिंग 2 lakhs का बन गया 2,20,000। एंड आपका जो फर्नीचर है, ठीक है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं, वो उतना का उतना ही, ठीक है, 50,000। अभी जो ये इंक्रीज हुआ है 1 लाख टू 1,50,000, अभी ये इसको क्या बोलेंगे फिर, जो भी इंक्रीज हुआ है ये 50,000 का इंक्रीज, यहाँ पर ये 2 lakhs का इंक्रीज, यहाँ पर 20,000 का इंक्रीज एंड यहाँ पर नथिंग। इज दिस योर रियल प्रॉफिट, इज दिस अ रियल प्रॉफिट? सिर्फ माना है कि इसका वैल्यूएशन बढ़ गया है, until and unless you sell this assets there is no real profit। अभी यहाँ पर बोल तो दिया है रीवैल्यूएशन हुआ है और इतने से ये अमाउंट्स बढ़ गए हैं, इज दिस योर रियल प्रॉफिट? नो। तो इसको आप कंसिडर करेंगे क्या? नो। तो अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। ये दो ही चीज़ें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में। एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच आई विल बी डिस्कसिंग आफ्टर सॉल्विंग this question, that is managerial remuneration का some concept is there which is given in section 197 of the Companies Act 2013। so समझ गया कि IPO में अगर अलॉट नहीं होते शेयर्स तो that is not considered to be a share capital। दूसरा, revaluation के टाइम पर जो भी increase in the assets होती है that is not real profits and which is not to be considered। now see, read the question number 2। Kartik Limited is a non-investment company and has been incurring losses। देखो ये मजाक के लिए नहीं दिया है, there is a importance of this incurring losses, ये जो दिया है ना, ये बोला है for the past few years, है ना, इसका relevance है। ओके, so I'll be पढ़ते हैं पूरा, फिर लास्ट में बताती हूँ उसका क्या relevance है। Then following information for the current year, क्या क्या दिया है देखो, paid up share, equity share capital, paid up प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स। अभी देखो रिजर्व्स में इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व्स ऑफ 22.5 lakhs। इन 22.5 lakhs को कंसिडर करेंगे क्या? नो, बिकॉज अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट योर रियल प्रॉफिट, तो इसमें से वो लेस कर देंगे, 337.5 माइनस 22.5। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 year, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको कंसिडर करेंगे क्या? एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट पेंडिंग है, इसको कंसिडर करेंगे क्या? नो, दिस वोंट बी कंसिडर्ड टू बी योर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी है। अक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अभी वो नीचे क्या बोलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी रिलेवेंट है। कार्तिक लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, you are required to calculate the maximum remuneration payable that can be paid to him as per the provisions of Companies Act 2013। देखो, paid up capital, paid up preference capital, reserves, securities premium, long term loan, deposits, repayable after 1 year, ये सारी मेरी क्या है? liabilities। These are all my liabilities। देखा ना, यहाँ पर लिखा है, सब लिखा है। देन ये देखो 337.5 माइनस 22.5, वो 22.5 कौन सा रिजर्व है? रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो दैट कम्स टू 315 रुपीज़। और ये जो भी अमाउंट्स है वो लैक्स में दी हुई है, तो 315 लैक्स, ठीक है। देन क्या दिया है वहाँ पर? एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ, उसको राइट ऑफ करो और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी लेस करो। सो आपका जो इफेक्टिव कैपिटल है फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज 405 lakhs, 405 lakhs।
Let's come to section 197 of the Companies Act. It says remuneration in case company has no or inadequate profits. ऊपर के लाइन में हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, वहाँ पे they are incurring losses, that is there is no adequate profit. See यहाँ पर बोला है it has been incurring losses for the past few years. कंपनीज एक्ट का ये वाला जो सेक्शन है वो क्या बोलता है कि अगर नो एंड इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स रहेंगे तो हाउ कैन यू गिव द रेम्यूनरेशन. वहाँ पे बोलते हैं पे रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सनल नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स प्रोवाइडेड इन टेबल 1 एंड ए एंड बी. तो ए में क्या बोला है, अभी देखो इफेक्टिव कैपिटल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. फर्स्ट निगेटिव और लेस देन 5 करोड़. हमारा कैपिटल कितना था यहाँ पर 405 lakhs, मतलब इट इज़ 4 करोड़ समथिंग. तो अभी ये जो निगेटिव में है या फिर लेस देन 5 करोड़, तो 4 करोड़ इज लेस देन 5 करोड़ ओनली. तो कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, रेम्यूनरेशन पेएबल इज 60 लाख. 60 लाख तक का रेम्यूनरेशन आप उनको बिना रिजोल्यूशन के दे सकते हो. और अगर इससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन देना है, सी यहाँ पर वो बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ अबाउट लिमिट्स may be paid if the resolution passed by the shareholders is a special resolution. अगर आप शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लेते हो, दैट इज़ वो 75% वाला जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लेंगे, तो अगर बोलते हैं कि अगर शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि 60 lakhs के ऊपर दे दो इनको रेम्यूनरेशन, तो 60 lakhs के ऊपर का रेम्यूनरेशन दे सकते हैं. बट देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इट सेज if no special resolution is passed in general meeting of the company in respect of payment of remuneration. हमने क्या देखा अभी कि अगर हमारा जो कैपिटल है if it is less than, है ना, कुछ नहीं, या लेस देन 5 करोड़ है, लेस देन अगर 5 करोड़ है तो यू कैन गिव द रेम्यूनरेशन ऑफ 60 लाख. और इसके ऊपर का अगर देना है तो यू नीड स्पेशल रिजोल्यूशन. यहाँ पर बोला है स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया है, कितना रेम्यूनरेशन दे सकते फिर 60 lakhs का. देखो क्या बोलते हैं, कार्तिक लिमिटेड इज इंकरिंग लॉसेज, नो स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी. कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया है. इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़. लेस देन 5 करोड़ है तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेएबल टू मैनेजिंग डायरेक्टर एट द रेट ऑफ 60 lakhs per annum. Revaluation reserve application money pending allotment is not included while calculating effective capital of Kartik Limited. This was the purpose. Revaluation reserve एक, secondly the application money pending. ये समझाने के लिए I have given you the explanation of the two concepts कि वो हम consider क्यों नहीं करेंगे. And दूसरा I have also shown you why maximum remuneration is payable only 60 lakh per annum. ठीक है, 60 lakhs. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. There is nothing in this question. And if this question comes in exam, this can come for around 5 to 8 marks. So I think this is a great deal. Okay. So we have been completed today with question number 1 and question number 2 of your RTP, November 2020. I hope this is helpful to you. If you find this helpful, please comment down me into the comment box if this is okay with you. Okay, I'll be putting all remaining questions which are a bit difficult and bit lengthy. So I'll be putting all those questions into the videos like that. Okay. So thank you so much guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.